विक्रम बेताल की कहानियां, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है, ये 25 कहानियों का संग्रह है। इन सभी कहानियों को बेताल यानी एक पिशाच यानी एक आत्मा तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता, जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। उधर जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो राजा को एक सवाल पूछता और कहता, राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता था और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने राजा को 25 कहानियां सुनाई। आखिर क्या था इन 25 कहानियों में, और आखिरी यानी 25वीं कहानी सुनाने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आइए साथ में सुनते हैं विक्रम बेताल की सभी कहानियां। विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नजारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं। उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। चूंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान में
आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहां एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष यानी उस पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और उस पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर काटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद ये मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाके लटक जाता है, तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान लिया। तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में वेताल की बात मान लेता है। इसके बाद वेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और वेताल की प्रारंभिक कहानी। यहीं से शुरू होता है बेताल 25 की 25वीं कहानी का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है।